बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अपने यूट्यूब चैनल पे सेलिब्रिटी का बर्थ चार्ट एनालिसिस, उनका कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है मालूम है कि अगर कोई सेलिब्रिटी का कुंडली यूट्यूब पे आता है तो उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। ऐसे मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर का नाम बता सकता हूँ कि उनको हज़ारों सब्सक्राइबर, हज़ारों व्यूज़ मिले हैं सेलिब्रिटी का बर्थ चार्ट एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे करने से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का उनको जन्म समय पता नहीं है, सिर्फ जन्म तारीख पता है। और हर 2 घंटा 10 मिनट में कुंडली चेंज हो जाता है, बर्थ चार्ट चेंज होता है। तो अगर आपको सही समय नहीं पता है तो आप किस बेसिस पे उनका कुंडली विश्लेषण यूट्यूब पे कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि इनका हम दोपहर का 12 बजे का समय ले रहे हैं क्योंकि हमको जन्म समय नहीं पता है, और उस बेसिस पे वो पूरा कुंडली का विश्लेषण कर रहा है। जब जन्म समय ही सही नहीं है तो आपका एनालिसिस कैसे सही होगा, आप जो बोल रहे हो कैसा सही होगा। आज हम बात करेंगे केन विलियमसन। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम पहले। 8 अगस्त 1990 ऑकलैंड, और टाइम हमने 12 PM लिया क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था न्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क का कुंडली देखिए, हजारों यूट्यूबर्स ने हजारों वीडियोस यूट्यूब पे बनाया है। इलॉन मस्क का बर्थ चार्ट एनालिसिस, कुंडली विश्लेषण, सब कुंडली अलग अलग है। किसी ने कोई टाइम लिया है, किसी ने कोई टाइम लिया है। इलॉन मस्क का जन्म तारीख अवेलेबल है लेकिन जन्म समय अवेलेबल नहीं है। और जैसे मैंने कहा हर 2 घंटा 10 मिनट में कुंडली चेंज होता है। तो आप कौन सा एनालिसिस कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, और पब्लिक वो देख भी रही है और हज़ारों में लाखों में व्यूज़ भी जा रहे हैं। तो गलत इन्फॉर्मेशन देके मतलब नहीं है। जब तक आप कंफर्म नहीं हो आप प्लीज़ किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी का भी बर्थ चार्ट एनालिसिस ना करें, समझे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझो कि सूर्य फर्स्ट हाउस में है, अभी 2 घंटा 10 मिनट के बाद में वही सूर्य सेकंड हाउस में रहेगा, फिर उसके 2 घंटा 10 मिनट के बाद थर्ड हाउस में रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट हाउस के सूर्य के हिसाब से पूरा प्रेडिक्शन कर रहे हो और एक्चुअली उसकी कुंडली में थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में सूर्य बहुत नेगेटिव हो गया, हार्डवर्क के भाव में सूर्य आ गया, मेहनत के भाव में सूर्य आ गया। और फर्स्ट हाउस में अगर अच्छे भाव में है तो बहुत कॉन्फिडेंस देगा, बहुत अच्छा हो गया। तो आप कौन सा बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो समझ के बाहर है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कुंडली विश्लेषण सेलिब्रिटी का किया है, मैंने कुछ 3-4 सेलिब्रिटी का किया, उनका कंफर्म मेरे को पता है। और इंटरनेट पे एक ही कुंडली अवेलेबल है, 2-3 कुंडली अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मैंने उनका बर्थ चार्ट एनालिसिस उस हिसाब से किया है। जैसे कि हर्षद मेहता कुंडली, उसका बर्थ चार्ट एनालिसिस मैंने किया है, जो लोगों को बहुत पसंद आया। 10,000 प्लस व्यूज़ हो गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी उस पर आए। और वो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। एकदम परफेक्ट एनालिसिस जो बोल सकते हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में धीरू भाई अंबानी का बर्थ चार्ट एनालिसिस, जो कि हर एक छोटी छोटी बारीकियाँ परफेक्ट उनके दशाओं के हिसाब से, उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से, किस दशा में उनको मेहनत करना पड़ा, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा था, और किस दशा में उनको बहुत अच्छा बिजनेस में ग्रोथ मिला, सब आप डिटेल में जान सकते हैं धीरू भाई अंबानी के बर्थ चार्ट एनालिसिस से। ठीक है, तो आज मैं तीसरा बर्थ चार्ट एनालिसिस सेलिब्रिटी का कर रहा हूँ जिनका नाम है गोविंदा। तो दोस्तों वो 90s के राजा थे। 1986 में उन्होंने फिल्म में डेब्यू किया इल्ज़ाम फिल्म से, और 1990s का पूरा डेकेड उनके नाम था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 90s में वो एक फिल्म करने का 1 करोड़ 1.25 करोड़ ले रहे थे, जब आमिर, शाहरुख, सलमान 25-25, 30-30 लाख में मूवीज़ कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया 2003-2004 के बाद में कि फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका पूरा करियर तबाह हो गया। पॉलिटिक्स में गए, वहाँ पे भी उनका करियर तबाह हो गया, और आजकल उनको कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं दे रहा है, और कुछ भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं न्यूज़ चैनल पर आके। तो यही हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे गोविंदा जी के बर्थ चार्ट को देखते हुए। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गोविंदा जी का बर्थ चार्ट है। मैंने बीच में एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, एक्टर बनने के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप कोई भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो लोग बोलेंगे शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा होगा तो आप अच्छे एक्टर, फिल्म लाइन में आपका करियर बन सकता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जूरियस ग्रह है। आपके ज़िंदगी में ऐशो आराम, लग्जूरियस लाइफ शुक्र देता है। लेकिन अगर आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको इमोशन का, इंटेलिजेंस का ज़रूरत है। उसके लिए शुक्र से ज़्यादा जुपिटर, गुरु ग्रह ज़्यादा कारक है। तो मैंने 6 बर्थ चार्ट दिखाया था ब्रीफ में अच्छे अच्छे एक्टरों का, कि वो लोग को फिल्म इंडस्ट्री में कब ब्रेक मिला, कौन से महादशा में ब्रेक मिला। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखो। तो उसमें से एक कुंडली था गोविंदा जी का, 1986 में उनके ऊपर गुरु ग्रह का महादशा चल रहा था, जो कि 1980s में शुरू हो गया था। तो गुरु ग्रह के महादशा में उनको फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला इल्ज़ाम फिल्म से। अभी इनकी महादशाओं का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। 1979 में गुरु ग्रह का महादशा इन पे शुरू हो गया था, और उनके गुरु ग्रह की पोजीशन आप कुंडली में देखिए, 9वें स्थान में गुरु है, वो भी अपनी राशि में, मीन राशि में। इससे अच्छा गुरु का पोजीशन हो नहीं सकता। डिग्री वाइज भी बहुत स्ट्रांग है।
दोस्तों ये गुरु नवम स्थान एक धर्म का स्थान होता है, इसके लिए इनको बहुत स्पिरिचुअल भी बना रहा है। आपने सुना होगा इनके इंटरव्यू में कि बहुत यंग एज में इन्होंने गायत्री मंत्रों का 1.25 लाख का जाप कर दिया था। महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है उसका करेक्ट उच्चारण से इतना ज़्यादा जाप करना, लेकिन ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम गायत्री उपासना करो। मैंने 24 लाख गायत्री उपासना की। मैं कभी हीरो दिखाई नहीं देता था, मैं हीरो लगने लग गया। इसका कारण है जुपिटर का प्लेसमेंट नवम स्थान में, और यही जुपिटर का प्लेसमेंट, ये जुपिटर एक्टिव कभी हुआ है? जुपिटर एक्टिव हुआ है 1979 में और 1986 में, जो कि 16 साल की गुरु की दशा होती है। तो 1986 में इनको गुरु की दशा में ही इल्ज़ाम फिल्म में बॉलीवुड में ब्रेक मिला और वहाँ से इनकी गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। और 1995 तक दोस्तों आप स्क्रीन पे सब फोटोज देख सकते हैं इनके महादशाओं का। 1979 से 1995 तक गुरु की दशा थी, जो कि बहुत ही स्ट्रांग महादशा थी। तो 1995 तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया, बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश हो गए थे। इनके फिल्मों की लिस्ट भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि 1996 से इन्होंने कौन सी फिल्मों में काम किया है। तो ये लिस्ट से भी आप देख सकते हैं कि जब भी इन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, अच्छी मूवी दी है, तभी इनकी कौन से ग्रह की दशा चल रही थी। तो इससे भी आपको आइडिया आएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितना परफेक्ट कैलकुलेशन होता है। अभी मैं हर एक फिल्म के बारे में बताने जाऊँगा डिटेल में तो ये 1 घंटे के ऊपर का वीडियो बन जाएगा। इसके लिए मैं फोटोज़ भेज रहा हूँ, उसके साथ में ईयर लिखा है, ईयर ऑफ रिलीज, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1995 तक गुरु की दशा थी, जो कि बहुत अच्छी थी। इनका जो कुंडली का लग्नेश है वो चंद्र है। चंद्र का अति मित्र गुरु ग्रह है और बहुत ही अच्छे हाउस में, 9th हाउस में अपनी राशि में बैठा है। तो उसके बाद में 1995 के बाद में इनके ऊपर शनि देव की महादशा शुरू हो गई और गुरु देव की महादशा समाप्त हो गई। अभी क्या हुआ? अभी दोस्तों शनि कर्क लगन के लिए बहुत ही अकारक और बहुत ही मारक ग्रह होता है, बहुत ही नेगेटिव ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि कर्क लगन का स्वामी ग्रह है चंद्र, और चंद्र का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो शनि है। दोस्तों चंद्र की कुंडली में शनि और शनि की कुंडली में चंद्र हमेशा प्रॉब्लम्स देते हैं। किसी भी कुंडली में जब भी शनि और चंद्र साथ में बैठे हो, किसी भी कुंडली में, तो शनि और चंद्र साथ में बैठे तो एक बहुत ही नेगेटिव दोष का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं विष दोष। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्र की कुंडली में शनि कितना नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है कि शनि कहाँ पे बैठा है कुंडली में? शनि अपने ही घर में मकर राशि में बैठा है। मकर राशि में अपने ही घर में शनि ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा दोस्तों। तो अभी हम समझते हैं 1995 के बाद में शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा शुरू हो गई। अभी दोस्तों जो भी ग्रह की महादशा आप पे होती है ना, 65 to 75% उस ग्रह का इंपैक्ट आप पे पड़ता है, और जो ग्रह की अंतरदशा होती है रिमेनिंग परसेंट, दैट इज 25 to 30% इंपैक्ट आपको उस ग्रह का मिलेगा। अभी 95 के बाद में शनि की ही महादशा और शनि की ही अंतरदशा, मतलब ओवरऑल इंपैक्ट शनि ग्रह का इनको मिल रहा था, और शनि अपने ही घर में बैठा है तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। तो 95 के बाद में भी आप लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने अच्छी अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, ठीक है। शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा समाप्त होने के बाद में शनि की महादशा में बुध ग्रह की अंतरदशा शुरू हो गई, और इनकी कुंडली में बुध बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 6th हाउस में, 6th हाउस अपने एनिमीज का होता है, दुश्मन का होता है, और वहाँ पे बुध बैठने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। बहुत बार हम अपना गलत डिसीजन लेके बहुत अपना नुकसान कर देते हैं, और इन्होंने भी बहुत अच्छी फिल्मों को ठुकरा दिया है। इनको कभी स्क्रिप्ट समझ नहीं है, कभी कुछ बहुत ही बेसिक या फालतू रीजन से अच्छी मूवीज़ को इन्होंने ठुकरा दिया, जो कि इन्होंने खुद ने भी बहुत बार कबूल किया है। तो बुध 6th हाउस में बैठने से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी शनि में जब बुध शुरू हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, संबंध है दोस्तों। शनि और बुध बहुत प्रिय मित्र है, लेकिन बुध यहाँ पे नेगेटिव है 6th हाउस में। तो यहाँ पे जो बुध का 25% इंपैक्ट था वो नेगेटिव था, लेकिन ओवरऑल शनि का कहीं ना कहीं अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा था, और दोनों मित्र होने से ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद में शनि में केतु थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको हेल्थ रिलेटेड रहा होगा, और वो बहुत छोटा टाइम का दशा होता है। उसके बाद में शनि में शुक्र चालू हुआ, जो कि 2004 दिसंबर में ख़त्म हो गया। मतलब 2005 से शनि में सूर्य शुरू हो गया। अभी यहाँ पे बहुत ध्यान देना है दोस्तों। 2005 शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा,
लेकिन इसके पहले क्या था, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, ये इनके लिए अच्छा पीरियड था क्योंकि शनि और शुक्र फिर से मित्र और दोनों एक ही राशि में साथ में युति बना के बैठे हुए, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा पीरियड था। लेकिन 2004 में ये आ गए पॉलिटिक्स में और शनि में सूर्य शुरू हो गया और सूर्य फिर इनका 6th हाउस में एनिमी हाउस में बैठा हुआ है नेगेटिव होके। और यहाँ पे ध्यान देना है कि शनि और सूर्य आपस में बहुत ही अति शत्रु है। शनि में जब बुध था तो शनि और बुध आपस में मित्र थे तो ज्यादा डैमेज नहीं किया शनि ने, लेकिन यहाँ पे शनि में सूर्य और सूर्य बहुत बड़ा शत्रु, तो यहाँ से इनका पतन शुरू हो गया दोस्तों। जैसे ही पॉलिटिक्स में गए ये, तो सूर्य एक्टिव हो गया, अंतर्दशा सूर्य की थी और एनिमी हाउस एक्टिव हो गया, बहुत सारे इनके दुश्मन क्रिएट हो गए जो कि इनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाला। पॉलिटिक्स में इनको बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे तो यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमीज तब तक क्रिएट हो गए क्योंकि इतना टाइम ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे थे, तो यहाँ पे भी इनको सही तरीके से काम नहीं मिल रहा था। इनका सबसे जो बेस्ट डायरेक्टर थे डेविड धवन, उनके साथ में भी इनका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, वो भी इनको काम नहीं दे रहे थे। ये सब कब हुआ, शनि में सूर्य खत्म होने के बाद में शनि में चंद्र जब आया तो चंद्र फिर इनका अष्टम भाव में नेगेटिव बैठा, तो ये भी एक नेगेटिव पीरियड होगा और शनि और चंद्र का तो सबसे नेगेटिव पीरियड होता ही है। तो शनि की जो दशा 1995 के बाद थी, ये शनि में शुक्र तक अच्छी थी, मतलब 2004 तक कहीं ना कहीं अच्छी थी। 9 साल 1995 से लेकर 2004 तक ओवरऑल अच्छी थी देखा जाए तो। लेकिन 2004 के बाद में जब भी शनि में नेगेटिव प्लेनेट का अंतर्दशा आया है तभी इनको बहुत बर्बादी का सामना करना पड़ा। शनि में सूर्य, शनि में चंद्र के बाद में आया शनि में मंगल जो कि फिर 6th हाउस में नेगेटिव है, फिर शनि में आया राहु जो कि 12th हाउस। मतलब आप सोचिए बैक टू बैक नेगेटिव अंतर्दशाओं का पीरियड शुरू हो गया और इनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हालत खराब हो गई, पॉलिटिक्स में हालत खराब हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गया। जैसे तैसे करके शनि की अंतर्दशा खत्म हुई 2014 में, तो कौन आ गया सबसे बड़ा नेगेटिव प्लेनेट बुध ग्रह, जो कि मैंने पहले ही समझाया कि बुध इनके एनिमी हाउस में बैठा है, बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है 6th हाउस में एनिमी हाउस में। अभी वो तो महादशा में आ गया जो कि 65-70% एक्टिव हो गया नेगेटिव प्लेनेट, तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए उनको, समझिए कि नहीं। तो बुध ग्रह इनके लिए और प्रॉब्लम लेके आ गया, शनि से भी ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं अपने घर में बैठ के ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा था। अभी तो पूरा दारोमदार पूरा महादशा ही बुध का आ गया जो कि 65-70% एक्टिव हो गया और 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु के हाउस में बैठा है, तो उनको रोग भी दिया, उनकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा भ्रष्ट कर दिया। जो भी उनके सो कॉल्ड फ्रेंड थे वो भी सब एनिमीज हो गए, जो उनको काम दे रहे थे, जो उनको ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रहे थे वो उनको खड़ा नहीं रख रहे, और उन्होंने खुद ने भी बहुत हाथ पैर मारे, खुद ने 1-2 फिल्म डायरेक्ट कर दी, आ गया हीरो और पता नहीं क्या क्या रंगीला राजा, लेकिन सब सुपर फ्लॉप, को इनको स्क्रीन भी नहीं मिल रही है थिएटर में। आप समझिए बात को, जो कि एक टाइम पे ब्लॉकबस्टर थे, 1990s के पूरे डेकेड पे राज करते थे। तो ये बुध ग्रह जो नेगेटिव प्लेनेट एक्टिव हो गया उसके वजह से हुआ है, और इसकी दशा तो अभी 2030 तक रहेगी और इनका 6 साल बुध ग्रह में निकालना है। उसके बाद में भी केतु की दशा कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, तो इनको रेमेडीज की बहुत परफेक्ट जरूरत है। अभी इन्होंने, आपने देखा होगा, बहुत सारे रेमेडीज करके रखे, बहुत रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहना है, बहुत इन्होंने फिरोजा पहना है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना अच्छा रेमेडीज है, कितना करेक्ट रेमेडीज है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, पुखराज ने कर दिया एक कलाकार को आबाद और एक को बर्बाद। इसमें मैंने 2 कलाकार के बारे में बोल रहा था, दोनों ने पुखराज पहना है, एक संजय दत्त और एक मनोज बाजपेयी। संजय दत्त के लिए पुखराज रेकमेंडेड ही नहीं था, 12th हाउस में जुपिटर बैठा है, तो इनको जिस ज्योतिष ने पुखराज पहना है वो सबसे गलत काम कर दिया, क्योंकि उनका जेल यात्रा के घर को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से उनको 2 बार जेल जाना पड़ा। वो वीडियो का भी लिंक में दे रहा हूँ, जरूर देखना। और मनोज बाजपेयी का गुरु 9वें स्थान में अस्त होकर बैठा था, तो वो 4 साल से डिप्रेशन में थे, उनको काम नहीं मिला था। जैसे ही उन्होंने गुरु का पुखराज पहना, उनको फैमिली मैन मिली, उनको गैंग्स ऑफ वशेपुर मिला, उनको भोसले पिक्चर मिला, उसमें नेशनल अवार्ड मिला, सब मैंने डिटेल में समझाया, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है जो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, जो बहुत फेमस है, ज्यादातर मैंने ये नोटिस किया है कि वो लोग गलत रेमेडीज, गलत स्टोन देते हैं, जिससे डैमेज और बढ़ रहा है। अभी दोस्तों ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया है, उसके बाद में मैं जब एस्ट्रोलॉजी में घुसा हूँ तो बहुत बारीक, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स, परफेक्ट एनालिसिस करता हूँ, और जो भी रेमेडीज देता हूँ बहुत सोच समझ के देता हूँ कि मेरे रेमेडीज से सामने वाले को फायदा हो, भले कम फायदा हो या ज्यादा फायदा हो, लेकिन वो प्लस में आवे, वो फायदा आवे, और उसका मैं फीडबैक रेगुलर इंटरवल्स में लेते रहता हूँ।
तो दोस्तों अगर आपको भी आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेसिक बर्थ डिटेल्स फ्री है, बेसिक ही फ्री है। बेसिक में मैं आपको करंट महादशा, आपका करंट सिचुएशन समझाऊंगा और बेसिक बातें होंगी। फिर इसमें डिटेल्स रेमेडीज और डिटेल एनालिसिस नहीं होगा, उसका चार्जेस होता है दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों अभी बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, अभी मैं फिर से एक्टिव हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो। तो आप प्लीज़ इसमें हेल्प करिए। जितना आप वीडियो शेयर करेंगे यूट्यूब में भी एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट होगा और कहीं ना कहीं मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।